सुमित वीडियो देखकर सोच रहा था, इसने विशाल को क्यों पीटा, मौनी के पास क्यों आया, उसे क्यों ले गया। यह सोचते हुए सुमित बहुत निराश हो गया। यह हमें कहाँ मिलेगा। आदित्य ने कहा, चलो पुलिस में शिकायत करते हैं सुमित। सुमित ने कहा, नहीं, पुलिस में शिकायत करने से वह मौनी को यहाँ से कहीं और ले जाएगा और उसे ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। जब तक वो यहीं है हमें मौनी को ढूंढना होगा। सुमित ने आदित्य से पूछा, क्या तुम्हें विभाग में कोई जानने वाला है। आदित्य ने कहा, हाँ है। सुमित ने कहा, हमें कार का नंबर तो पता है, सीसीटीवी में देखकर पता करो कि वह कार कहाँ गई। आदित्य ने कहा, ठीक है, और अपने जानने वालों को फ़ोन किया और कार का नंबर बताया। आधे घंटे बाद उन्होंने बताया कि कार कहाँ है और किस तरफ गई है। पता मिलने के बाद सुमित, लोहित और आदित्य राजेंद्र जी को घर जाने के लिए कहकर तुरंत उस पते पर निकल गए। तब तक रात के 9 बज चुके थे। जैसे ही वे घर में घुसे, घर के चारों ओर मौजूद सुरक्षा गार्डों ने सुमित को रोक लिया, लेकिन अपने गुस्से में सुमित सबको पीट पीट कर अंदर चला गया। उसके पीछे लोहित और आदित्य भी गए। सुमित जब अंदर गया तो कौशल हॉल में ड्रिंक पीते हुए सोफे पर पैर रखकर बैठा था। कौशल हंसा, आओ, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। तुमने मेरा पता कैसे ढूंढ लिया। मेरी पत्नी कहाँ है। आदित्य बोला, कहाँ है मेरी बहन। मेरी पत्नी कहाँ है। वह तुम्हें वैसे भी नहीं चाहती, तो वह तुम्हारी पत्नी कैसे हो सकती है। तुम उसके पीछे क्यों घूम रहे हो। तुम्हें थोड़ी भी शर्म नहीं है। कौशल ने कहा। सुमित बोला, तुम बहुत ज़्यादा बोल रहे हो। कौशल ने घमंड से कहा, तुम बहुत कर रहे हो। वो तुम्हें तलाक दे देगी और मैं उससे शादी करूँगा। वो मुझे बहुत पसंद है और मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। इसलिए तुम्हारे घर पर तलाक का नोटिस आएगा, बस उस पर हस्ताक्षर करके भेज देना। अब मेरे घर से निकलो। सुमित बाबू का बीपी मीटर तेजी से बढ़ गया। क्या बकवास कर रहे हो, कहते हुए सुमित ने सोफे पर बैठे कौशल को एक लात मारी, जिससे वह नीचे गिर गया। तुम, कहते हुए कौशल भी सुमित पर झपटा और सुमित कौशल को पीटने लगा। साले, तुम्हें मेरी पत्नी चाहिए और तुम मुझसे ही कह रहे हो कि तुम मेरी पत्नी को पसंद करते हो। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई, कहते हुए सुमित ने उसके पेट में घूंसा मारे। सुमित ने कौशल को पलटवार करने का मौका दिए बिना उसे बुरी तरह पीटा। तुम लोग कहाँ हो, आओ और देखो। कौशल ने अपने सुरक्षा गार्डों को बुलाया, लेकिन तब तक आदित्य और लोहित ने उन सभी को बुरी तरह पीट दिया था। साले, तुम मेरी पत्नी को उठाओगे, कहते हुए सुमित ने कौशल को नीचे गिरा दिया और उसका हाथ पीछे मोड़कर उसकी गर्दन पर पैर रख दिया। कौशल सुमित के हाथों से छूटने के लिए संघर्ष कर रहा था और उसे वहाँ टूटे हुए सामान में से एक कांच का टुकड़ा दिखाई दिया। उसने उसे उठाकर सुमित के हाथ में छुपा दिया। उस वार से सुमित माँ चिल्लाता है और उसका हाथ पीछे मोड़कर उसकी टांग भी तोड़ देता है। कौशल की चीखें पूरी घर में गूंज रही थी। आदित्य और लोहित सुमित को चोट लगते देख उसकी ओर दौड़ते हैं, लेकिन सुमित कहता है, पहले इसका काम तमाम करने दो, और खून से लथपथ हाथ की परवाह किए बिना वहाँ रखे एक फूलदान से उठाकर कौशल के सिर पर दे मारता है। उस वार से उसके सिर से खून बहने लगता है और वो बेहोश हो जाता है। ऊपर से टांग और हाथ टूटने से वो इस जन्म में चल नहीं पाएगा। उसे पूरी तरह पीटने के बाद खून से लथपथ हाथ को दूसरे हाथ से दबाकर सुमित तेजी से ऊपर की ओर भागता है और ऊपर के कमरों की जांच करते हुए बंद कमरे का दरवाज़ा खोलता है तो उसे मौनी एक कोने में बैठी रोती हुई दिखाई देती है। दरवाजे की आवाज़ सुनकर मौनी डरकर सिर उठाती है तो उसे सुमित दिखाई देता है। सुमित को देखते ही मौनी राम जी कहते हुए दौड़कर सुमित को गले लगा लेती है और रोने लगती है। सुमित भी अपनी चोट को भूलकर मौनी को कसकर पकड़ लेता है और कहता है, मत रो, मैं आ गया हूँ ना, और अपनी पत्नी को सांत्वना देता है। मौनी रोते हुए कहती है, राम जी, मुझे बहुत डर लग रहा था। चुप मौनी, मैं आ गया हूँ ना, अब मत रो, चुप हो जाओ। वो उसके आंसू पोंछता है और उसके माथे पर प्यार से किस करता है। जब वह उसे गले लगा रहा था तो उसे अपने खून से लथपथ हाथ का एहसास हुआ और उसने देखा कि उसके कपड़े पर खून लगा हुआ है। उसने सुमित की ओर देखा और उसके बहते हुए
घाव को देखकर वह और जोर से रोने लगी। राम जी, आपको क्या हुआ? मौनी, कुछ नहीं हुआ, तुम मत रो, तुम ठीक हो ना? उसने पूछा। मैं ठीक हूँ, लेकिन आपको इतनी बड़ी चोट लगी है, यह मेरी वजह से हुआ है। कहते हुए उसने अपनी चुन्नी सुमित के घाव पर रखी और भी जोर से रोने लगी। मौनी, अब रोना बंद करो, नहीं तो मैं सच में तुम्हें मार दूंगा। मैं कह रहा हूँ कि कुछ नहीं हुआ, तो तुम सुन क्यों नहीं रही हो? वह मौनी पर चिल्लाया। मौनी सिसकती हुई रोती रही, लेकिन जब उसने उसे इतने गुस्से में चिल्लाते हुए सुना तो उसने सुमित के गाल पर जोर से थप्पड़ मारा। आप इतना क्यों चिल्ला रहे हैं? ओए, मैं कहाँ चिल्ला रहा हूँ, तुम रो रही हो, तुम मार रही हो। छी, भगवान जाने तुम्हारे साथ कैसे रहना है। जब वे दोनों झगड़ रहे थे तो लोहित और आदित्य भी ऊपर आए और पूछा, मौनी, तुम ठीक हो ना? मौनी रोते हुए कहती है, मैं ठीक हूँ भैया, राम जी को चोट लगी है, देखिए कितना खून बह रहा है, प्लीज़ हमें पहले अस्पताल जाना है। पहली बार सुमित के लिए रोती हुई अपनी बहन को देखकर आदित्य को एहसास हुआ कि उसकी बहन उसे कितना प्यार करती है, क्योंकि मौनी ने पहले कभी ऐसा नहीं दिखाया था। ठीक है, चलो चलते हैं, पहले रोना बंद करो, आदित्य ने कहा। ठीक है कहते हुए मौनी ने अपनी चुन्नी निकाली और सुमित के हाथ पर बांध दी और कहा, चलो यहाँ खड़े होकर क्या कर रहे हो? और सुमित को खींचकर नीचे ले गई। वहाँ हॉल में पड़े कौशल को देखकर मौनी को बहुत गुस्सा आया और उसने अपने हाथ में जो कुछ भी आया उसे उस पर फेंक दिया और कहा, तुमने हमारे राम जी को चोट पहुंचाई है, और उसे अपने हाथों से पीटा और थककर बोली, बेशर्म, कीड़े पड़ेंगे तुझे, हमारे राम जी को इतनी बड़ी चोट पहुंचाई है। और उसे बहुत बुरा भला कहा और फिर सुमित को वहां से खींचकर ले गई। मौनी के मारने और कोसने से तीनों को थोड़ी हंसी आई और मौनी ने कहा, अब चलो, और चारों कार में बैठकर पहले अस्पताल गए। वहाँ मौनी ने सुमित का इलाज करवाया और उसके हाथ पर पट्टी बंधवाई और दवा लेकर फिर कार में घर के लिए निकल पड़े। आदित्य गाड़ी चला रहा था और लोहित आगे की सीट पर बैठा था। पीछे मौनी ने सुमित के कंधे पर अपना सिर रखा था और उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। सुमित ने चुपचाप बैठे हुए कहा, क्या है, जब तुम्हारे पति को कुछ हो जाता है तभी तुम्हें उनसे प्यार याद आता है। मुझे तुमसे हमेशा बहुत प्यार है, लेकिन तुमने कभी उसे नहीं देखा। मैं क्या करूं, तुमने मुझे कभी अपना प्यार दिखाया ही नहीं, तो मैं उसे कैसे देखूं? मौनी बोली, अब बकवास बातें मत करो, चुप रहो, तुम्हें चोट लगी है, तुम्हें नहीं बोलना चाहिए। अगर तुमने कुछ कहा तो मैं तुम्हारे मुंह में भी टाके लगा दूंगी। तुम क्या सोच रहे हो? उसने अपने पति को धमकाया और चुपचाप फिर से सुमित को गले लगा लिया। सुमित बोला, क्या हुआ, तुम्हें बहुत हिम्मत आ गई है, तुम मुझे ही डांट रही हो। मौनी बोली, तुमने जो किया अगर कोई और करता तो मार खाता, मैं तो सिर्फ डांट रही हूँ, खुश हो जाओ। अच्छा, तो तुम मुझे मारने की भी सोच रही हो? अभी तक तो मुझे तुम पर गुस्सा आता था, लेकिन मारने का मन नहीं करता था। मौनी बोली, लेकिन अगर तुमने आगे से कोई बकवास की तो मैं मारूंगी नहीं, जान से मार दूंगी। सुमित ने सोचा, वाह, इसमें तो बहुत घमंड है। घर आने पर चारों कार से उतरे और घर के अंदर चले गए। मौनी के घर में प्रवेश करते ही राजेंद्र जी, शारदा जी और दिव्या ने मौनी को घेर लिया और पूछा, तुम्हें कुछ नहीं हुआ ना? तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ, लेकिन राम जी को बहुत गहरी चोट लगी है। शारदा जी सुमित की चोट देखकर रोने लगी। अरे आंटी, कुछ नहीं हुआ, यह जल्दी ठीक हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए, सुमित ने कहा। थोड़ी देर हॉल में सांत्वना देने के बाद सब धीरे धीरे अपने अपने कमरे में चले गए। जाती हुई मौनी को शारदा जी ने पीछे से बुलाया। हाँ बड़ी माँ, शारदा जी बोली, सुमित का ध्यान रखना, जब तक चोट ठीक न हो जाए तब तक उस हाथ से कोई काम मत करने देना। मौनी को बताकर वह अपने कमरे में चली गई। शारदा जी की बातों पर सुमित मुस्कुराया और सीढ़ियाँ चढ़कर अपने कमरे में जाने लगा। तभी मौनी ने उसका हाथ खींचा और उसे अपने कमरे में ले गई। अरे थोड़ा धीरे चलो, पहले से ही चोट लगी है और तुम घायल हाथ को पकड़कर खींच रही हो। सुमित ने दर्द से अपना हाथ पकड़कर कहा, सॉरी राम जी, मैंने ध्यान नहीं दिया। उसने कहा, पहले आप फ्रेश हो जाओ। सुमित बोला, मेरा मन नहीं है, बताओ, अगर तुम मुझे नहलाओगी तो मैं फ्रेश हो जाऊंगा, नहीं तो ऐसे ही रहूंगा। सुमित बिस्तर पर बैठ गया।
मौनी बोली, आपके नखरे कुछ ज़्यादा ही बढ़ रहे हैं। सुमित बोला, रहने दो, फिर कोई बात नहीं। ठीक है, आओ, तुम्हारे पूरे शरीर पर खून लगा है, मौनी ने कहा। सुमित बोला, मेरे कपड़े कौन उतारेगा? तुम्हारा भाई आएगा। तुम्हारे नखरे कुछ ज़्यादा ही बढ़ रहे हैं, मौनी ने कहा और सुमित के पास जाकर उसकी शर्ट की बटन खोलने लगी। जब वह ध्यान से उसकी शर्ट खोल रही थी तो सुमित ने धीमी आवाज़ में मौनी को देखा और कहा, मौनी, आई लव यू। मौनी ने जवाब दिया, आई हेट यू। सुमित ने पूछा, क्यों? मौनी बोली, तुमने जो किया, अरे मैंने उसके लिए कब का सॉरी बोल दिया है, फिर अब क्या? मौनी ने उसकी शर्ट पूरी तरह से खोल दी और सुमित के गाल पर जोर से चुटकी काटा और कहा, मुझे अभी भी तुम पर बहुत गुस्सा आ रहा है, तुमने जो किया उसके लिए, इसलिए अब चलो, और उसे वॉशरूम में खींचकर ले गई। मौनी ने सुमित को गर्म पानी से नहलाया और उसके शरीर को रगड़ रगड़ कर अपने हाथों को थका दिया और कहा, अब मैं जाती हूँ, और बाहर चली गई। मौनी के जाने के बाद उसने बाकी का आधा स्नान किया और अपने शरीर पर तौलिया लपेटकर बाहर आया तो उसने देखा कि मौनी ने उसके कपड़े बिस्तर पर रख दिए हैं और कहा, अपने कपड़े पहन लो, मैं फ्रेश होकर आती हूँ, और वॉशरूम में चली गई। ठीक है, कहते हुए सुमित ने कपड़े पहने और उसका हाथ बहुत दर्द कर रहा था, इसलिए वह थोड़ी देर के लिए बिस्तर पर लेट गया। 15 मिनट बाद मौनी आराम से फ्रेश होकर और कपड़े पहनकर बाहर आई तो उसने सुमित को सोते हुए देखा। उसने देखा कि वह हाथ पकड़कर लेटा हुआ है तो वह उसके पास गई और बैठी और कहा, राम जी। सुमित ने बिना आंखें खोले कहा, क्या है? उसने थोड़ा दर्द से पूछा, क्या हाथ में दर्द हो रहा है? सुमित बोला, मौनी बोली, पट्टी भी गीली हो गई है, इसे बदलना होगा, पहले आप उठिए। मौनी ने सुमित की टी शर्ट जल्दी से खोली और उसके हाथ पर मरहम लगाया और नई पट्टी बांधी। उसने गोलियां उसके हाथ में रखने की कोशिश की, लेकिन फिर उसे याद आया, आपने कुछ खाया नहीं है, पहले खा लीजिए, फिर गोलियां खाइएगा। वह सुमित के लिए खाना लेने जल्दी से नीचे भागी। सुमित ने उसे भागते हुए देखकर कहा, थोड़ा धीरे चलो, गिर जाओगी। ओके कहते हुए उसने उसे 2 रोटियां खिलाई और 2 गोलियां दी और कहा, राम जी, थोड़ी देर सो जाइए। सुमित बोला, तुम भी आओ। मौनी ने कहा, नहीं, अरे आओ ना, मेरा हाथ दर्द कर रहा है, मैं कुछ कर भी नहीं सकता, डरो मत, आओ, कहते हुए सुमित ने मौनी का हाथ पकड़कर खींचा तो वह उसके ऊपर गिर गई। सुमित ने मौनी को अपने हाथ पर लिटा लिया और उसे अपनी ओर खींचा और आंखें बंद कर ली। जब तक वह सो नहीं गया, मौनी वैसे ही पड़ी रही। जब मौनी ने देखा कि वह सो गया है और उसकी सांस लेने के तरीके से समझ गई, मौनी धीरे से सुमित की ओर मुड़ी और उसके माथे पर गिरते बालों को पीछे करते हुए उसके माथे पर एक किस किया और सोचा, जानते हो तुम कितने मासूम दिखते हो, लेकिन तुम सभी तरह के बुरे काम करते हो। और अपने पति को प्यार से डांटते हुए उसने उसके बिस्तर से उठने की कोशिश की ताकि वह उसे जगाए भी ना जा सके, लेकिन सुमित ने उसे फिर से अपनी ओर खींच लिया नींद में ही, और मौनी भी बिना हिले सुमित की बाहों में आराम से सो गई। आदित्य यह देखने आया कि सुमित कैसा है और उसने अपनी बहन और जीजा को एक दूसरे के साथ सोते देखा। वो थोड़ा मुस्कुराया और उनके कमरे का दरवाज़ा बंद करके नीचे चला गया। इधर लोहित भी फ्रेश होकर बिस्तर पर लेट गया और आराम करने लगा। दिव्या बेबी ने किसी को देखे बिना लोहित के कमरे में प्रवेश किया, दरवाज़ा बंद किया और लोहित पर गिर पड़ी। उस पर पड़े वजन से लोहित ने आंखें खोली और हंसते हुए कहा, इतनी हिम्मत, शादी से पहले ही तुम मुझे कुछ करने वाली हो क्या? दिव्या ने कहा, अगर कुछ होगा तो तुम करोगे, मैं क्यों करूँगी? तुम मुझे मौका कहाँ दे रही हो, तुम खुद ही मुझ पर गिर रही हो, लोहित ने कहा और दिव्या को बिस्तर पर लिटाकर उसकी तरफ मुड़ गया। दिव्या ने लोहित के बालों में उंगली डालते हुए कहा, तुम उदास क्यों दिख रहे हो? सुबह से भाभी के लिए टेंशन में था, इसलिए सिर दर्द हो रहा है, मैं बस थोड़ी देर के लिए लेटना चाहता था और तुम आ गई, उसने कहा। दिव्या ने पूछा, क्या मैं मालिश कर दूँ? क्या तुम्हें मालिश करने आता है? दिव्या बोली, ठीक है, थोड़ी देर मालिश कर दो, मेरा सिर फटा जा रहा है, लोहित ने कहा। तो दिव्या ने कहा, 1 मिनट रुको, मैं अभी आती हूँ, और थोड़ा तेल गरम करके लाई
और लेट जाओ, लोहित कहा। कहते हुए लोहित उठकर नीचे बैठ गया और दिव्या बिस्तर पर बैठकर लोहित के बालों में तेल डाला और अपनी उंगली से धीरे धीरे दबाते हुए मालिश करने लगी। जब वह उसके सिर की मालिश कर रही थी तो लोहित को थोड़ा आराम महसूस हुआ। 1 घंटे तक तेल लगाते लगाते लोहित दिव्या की गोद में ही सो गया। अरे, ये नीचे ही सो गया, सोचते हुए उसने धीरे से लोहित को उठाया और कहा, उठो, बिस्तर पर सो जाओ। और लोहित को धीरे से उठाकर बिस्तर पर लिटाया और वह भी उसके बगल में बैठकर उसके सिर को तब तक सहलाती रही जब तक कि वो फिर से सो नहीं गया। लोहित के सो जाने के बाद उसने उसके माथे पर एक किस दिया और अपने कमरे में चली गई। रात के खाने समय भी जब सभी डाइनिंग टेबल पर खाना खा रहे थे, मौनी सुमित के कमरे में उनके लिए खाना ले गई। तब तक सुमित बिस्तर पर सहारा लेकर बैठा फ़ोन में कुछ देख रहा था। मौनी के आने पर उसने फ़ोन को साइड में रख दिया और पूछा, तुम्हारा भाई कहाँ है? मौनी ने पूछा। सब लोग खाना खा रहे हैं, आपको कुछ चाहिए? अपने भाई को खाना खाने के बाद एक बार हमारे कमरे में आने के लिए कहो। मौनी बोली, ओके, और उसे प्यार से खाना खिलाया। सुमित को खाना खिलाकर मौनी भी उसी थाली में खाने लगी तो सुमित उसे देखता रहा और फिर बोला, सुनो ना। सुमित की मीठी आवाज़ सुनकर मौनी खाते हुए सुमित की ओर मुड़ी। सुमित ने मौनी को मनाने की कोशिश करते हुए कहा, चलो घर चलते हैं, बहुत सारा काम रुका पड़ा है। लोहित भी यही है, प्लीज़, मुझे बहुत बेचैनी हो रही है। अब जाकर तुम्हारे आने तक मैं नहीं जाऊंगा, प्लीज़ मान जाओ। मेरी पत्नी, मेरा सोना। सुमित की बातों का कोई जवाब न देते हुए मौनी ने खाना खाया और नीचे चली गई। सुमित चिढ़कर बोला, धिक्कार है, इस चुप्पी का क्या मतलब निकालूं मैं? मौनी अपनी थाली रसोई में रखकर आई और बोली, भैया, राम जी आपको किसी काम से बुला रहे हैं। ठीक है, चलो चलते हैं, आदित्य ने कहा। उसी समय दिव्या ने खाना खाया और फ्रिज के पास गई। फ्रिज को पूरा तलाशा और घर की छत हिल जाने जितनी तेज आवाज़ में चिल्लाई, माँ। लोहित ने सोचा इसे क्या बीमारी हो गई है, जबकि राजेंद्र जी और शारदा जी ने आदित्य और मौनी की ओर देखा और पूछा, क्या हुआ? मेरे आइसक्रीम कहाँ है माँ? सब खत्म हो गए। अगर आपने मुझे सुबह बताया होता तो मैं जाकर ले आती। मुझे अभी आइसक्रीम चाहिए। दिव्या ने शोर मचाना शुरू कर दिया, ओए, तुम इन्हें रोज़ खाती हो, तुम जाकर ले सकती हो, लेकिन मुझ पर चिल्लाओगी तो कैसे चलेगा? शारदा जी ने गंभीर होकर कहा, मुझे नहीं पता, मुझे अभी आइसक्रीम चाहिए। दिव्या ने कहा और मौनी का हाथ पकड़कर बाहर खींचते हुए कहा, दीदी, हम बाहर जाकर आइसक्रीम ले आते हैं, चलो। मौनी ने पीछे मुड़कर आदित्य को देखा और कहा, मैं इसे समझा दूंगी, तुम लोग जाओ, यहाँ पास ही में एक आइसक्रीम की दुकान है। और दोनों बहनें स्कूटी पर बैठकर आइसक्रीम के लिए निकल गई। इसने मुझे क्यों बुलाया, सोचते हुए आदित्य ऊपर गया और लोहित भी आदित्य के पीछे पीछे गया। क्या हुआ, तुमने मुझे बुलाया? आदित्य ने जाकर सोफे पर बैठते हुए पूछा। शराब चाहिए, सुमित ने कहा। आदित्य बोला, कौन सी शराब? वोडका वे, तुम्हें कब से चाहिए? हाथ में थोड़ा दर्द है और बहुत दिनों से शराब भी नहीं पी है, इसलिए इंतज़ाम करो। ठीक है, आदित्य ने कहा और ड्राइवर को फ़ोन किया और सुमित के लिए वोडका, आदित्य के लिए विस्की और लोहित के लिए बियर लाने के लिए कहा और साथ ही चखने में चिकन पकौड़ा और चिकन लॉलीपॉप भी लाने के लिए कहा और उसने ड्राइवर को फ़ोन पे से पैसे भेज दिए। तुम्हारी बहन कहाँ है? सुमित ने पूछा, क्योंकि मौनी कमरे में नहीं आई थी। मेरी दोनों बहनें आइसक्रीम खाने गई है, वे अभी नहीं आएंगी, तब तक हम अपना काम पूरा कर लेते हैं। आदित्य ने कहा। ठीक है, उस कौशल का क्या हुआ? सुमित ने पूछा। क्या हुआ? उसे उसकी कार में डालकर एक्सीडेंट करवा दिया। बस वह अपनी आखिरी सांसें लेते हुए अस्पताल के बिस्तर पर पड़ा है। वो बचेगा या मरेगा हमें नहीं पता। आदित्य ने कहा। ठीक है। 20 मिनट में ड्राइवर उनकी ज़रूरत की सभी चीज़ें लेकर आ गया और तीनों ने कमरे में बैठकर आराम से पीना शुरू कर दिया। वाह, क्या बात है! तीनों अपनी अपनी पसंदीदा ड्रिंक पीते हुए और चिकन का आनंद लेते हुए गपशप कर रहे थे। ओए आदित्य, क्या है? तुम मेरी बहन को मेरे घर कब भेजोगे?
सुमित ने अपने ड्रिंक का घूंट लेते हुए पूछा। मैं इतने दिनों से इनकार कर रहा था, लेकिन जब मुझे पता चला कि मेरी बहन तुमसे कितना प्यार करती है तो मैं इस प्यार को मना नहीं कर सका। मेरी बहन जब चाहे तुम्हारे साथ जा सकती है, अब यह सब उसकी मर्जी पर है, मेरा कोई दखल नहीं है, आदित्य ने कहा। वह तो भैया भैया गाती रहती है और तुम बहन बहन गा रहे हो, मैं तुम दोनों के साथ कैसे निपटूं? मैंने उसे कितनी बार मनाने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत जिद्दी है। अगर वह मेरे घर आई तो मैं उसे सबक सिखाऊंगा, सुमित ने कहा। अगर तुमने मेरी बहन को मेरे सामने कुछ बोला तो तुम्हें मुझसे मार खानी पड़ेगी, आदित्य ने कहा। तुम्हारे पास इतनी हिम्मत नहीं है, जाओ भागो। वे बातें करते हुए 1 घंटे तक पीते रहे। जब आदित्य और लोहित चले गए तो सुमित ने अपना गिलास वहीं रखा और बालकनी में चला गया। सुमित को मौनी की ओर से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिलने के बाद थोड़ा आराम मिला। अब वह मौनी को किसी भी तरह अपने घर ले जाना चाहता था। दोनों बहनें आइसक्रीम खाने के बाद सड़क किनारे पानी पूरी और मसाला डोसा खाकर, अपनी पसंद की हर चीज़ खाकर 1-2 घंटे बाद घर पहुंची। पहले ही काफ़ी देर हो चुकी थी, इसलिए दिव्या अपने कमरे में चली गई और मौनी भी अपने कमरे में गई और उसने टेबल पर रखे चिकन पकौड़े का एक टुकड़ा उठाया और उसे खा लिया। थोड़ा थोड़ा तीखा लगने पर उसने सोचा कि गिलास में पानी है और गटगट करके पूरा पी लिया। पूरा पीने के बाद यह इतना कड़वा क्यों है, सोचा। मौनी की चूड़ियों की आवाज़ सुनकर सुमित ने सोचा कि वह आ गई है और बालकनी का दरवाज़ा बंद करके कमरे में आया तो देखा कि उसका ड्रिंक का गिलास खाली पड़ा है। यह गिलास खाली क्यों है, उसने मौनी से पूछा। मैंने यह चिकन का टुकड़ा खाया था। थोड़ा प्यास लगने पर वह पानी पी लिया। मौनी ने आंखें झपकाते हुए कहा, क्या तुमने यह पूरा पी लिया? सुमित ने मुंह पर हाथ रखकर पूछा। यह पानी ही तो था राम जी, क्या हुआ अगर मैंने पी लिया? आप इतने हैरान क्यों हैं? मौनी ने हकलाते हुए पूछा। वह पानी नहीं था, वह ड्रिंक थी। तब मौनी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, सब कुछ घूमता हुआ लग रहा था। राम जी, आप कहाँ हैं? देखिए यह सब कैसे घूम रहा है, आइए और घर को पकड़िए। उसने अपना हाथ फैलाया। यह घर नहीं घूम रहा है, तुम घूम रही हो, सुमित ने कहा और मौनी के बगल में बैठकर उसे कसकर पकड़ लिया। हाँ, अब घर घूमना बंद हो गया। मौनी ने सुमित के सीने पर गिरते हुए कुछ बड़बड़ाया और सुमित की शर्ट खींचने लगी। ओए शांत रहो, तुम इसे क्यों खींच रही हो? सुमित ने मौनी के हाथ पकड़े, लेकिन मौनी ने सुमित के हाथ झटक दिए और फिर से सुमित की शर्ट खींचने लगी और एक एक करके उसके बटन खोलने लगी। मौनी, तुम क्या कर रही हो सोना? सुमित ने कहा। मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, आपको क्यों लग रहा है कि मैं कुछ कर रही हूँ? तो सुमित बोला, तुम कुछ नहीं कर रही हो, थोड़ा शांत रहो। सुमित ने मौनी को बिस्तर पर धकेल दिया। अरे आप मुझे ऐसे क्यों धकेल रहे हैं, आप भी आइए, उसने कहा और खुद लेट गई और सुमित को भी बिस्तर पर खींच लिया। तुम्हें इतनी ताकत कहाँ से मिली जो तुमने मुझे इतनी ज़ोर से खींचा? आपको पता है राम जी, मैं हर दिन बूस्ट पीती हूँ, इसलिए मुझ में इतनी ताकत है। मौनी ने पागलपन भरी हंसी के साथ कहा। अच्छा काम कर रही हो, लेकिन तुम अभी भी बच्ची हो बूस्ट पीने के लिए, सुमित ने मुंह बनाते हुए कहा। मौनी बोली, हाँ मैं अभी भी बच्ची हूँ, क्या तुम्हें नहीं पता? मुझे क्या पता तुम बच्ची हो या बड़ी, तुमने मुझे कभी देखने नहीं दिया, सुमित ने मौनी की ओर मुड़ते हुए कहा। तब तक मौनी के हाथ सुमित के शरीर पर इधर उधर घूम रहे थे और सुमित अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा था। बेचारा, क्या तुमने मुझे नहीं देखा? मौनी ने उलझन में पूछा। सुमित बोला, नहीं, तो क्या अब देखोगे? क्या देखो, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब तक नशा उतर नहीं जाता तब तक सो जाओ, मुझे मत मारो। मैं पहले से ही परेशान हूँ और अगर मैंने अभी कुछ किया तो तुम रो रो कर मर जाओगी, और अगर तुमने मुझे मार दिया तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा, तुम्हारी प्रतिक्रिया ऐसी ही होगी, है ना? इसलिए सब कुछ बंद करके सो जाओ और मुझे मत छेड़ो, सुमित ने कहा। मौनी बोली, नहीं, तुम मुझे चाहिए। चाहिए मतलब क्या करोगी? सो जाओ प्लीज़ मौनी, मुझे परेशान मत करो। अगर तुमने मुझे परेशान किया तो मैं तुमसे भी ज़्यादा परेशान हो जाऊंगा और मेरी प्रतिक्रिया अलग होगी, तुम सहन नहीं कर पाओगी, इसलिए दूसरी तरफ मुड़कर सो जाओ। सुमित ने
मौनी को दूसरी तरफ मोड़ने की कोशिश की, लेकिन सुमित से भी ज़्यादा तेजी से मौनी उठी और सुमित को पकड़कर फिर से बिस्तर पर गिरा दिया। सुमित के मौनी पर गिरने से वह चीख पड़ी, तुम मेरी सहनशीलता की परीक्षा क्यों ले रही हो? कहते हुए सुमित मौनी के ऊपर से हट गया। मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, तुम मुझे क्यों धकेल रहे हो? मुझे चोट लग रही है, तुम्हें पता है। प्लीज़ तुम यहाँ लेट जाओ, मौनी ने मासूमियत से कहा। और उस मासूम चेहरे को देखकर सुमित बाबू पिघल गए और बिना कुछ सोचे समझे ठीक है कहा और मौनी को अपने सीने पर लिटा लिया। क्या तुम्हें आराम मिल रहा है? सुमित बाबू की भावनाओं की कड़ी परीक्षा लेते हुए मौनी सुमित को परेशान कर रही थी। सुमित बोला, मुझे कुछ हो रहा है, मुझे भी राम जी, नशा हो रहा है, मज़ा आ रहा है, और कुछ चाहिए? मौनी ने कहा और सुमित के ऊपर चढ़ गई। सुमित बोला, अरे तुम ऐसे क्यों चढ़ रही हो? यह अच्छा लग रहा है सुमित जी, मौनी ने कहा और सुमित के होठों को किस करना शुरू कर दिया। पत्नी ने खुद आगे बढ़कर किस किया। सुमित कैसे मना कर सकता था, और यह पहली बार था। बहुत देर तक मौनी के किस करने पर सुमित और भी जोश में आ गया। मौनी ने भी आगे बढ़कर किस किया और उसे बिस्तर पर लिटाया और उसके ऊपर चढ़ गई। तब तक मौनी नशे में कराह रही थी और उसे कसकर पकड़ रही थी। कल तुम मुझे मार भी डालो तो आज हमारे बीच यह होने से कोई नहीं रोक सकता, और उसके ऊपर आ गया। मौनी नशे में कराह उठे। सुमित अपने किस्से उसे पूरी तरह से सराबोर कर देता है और दोनों को और कुछ चाहिए जैसा लगता है। वह धीरे से उसके अंदर प्रवेश करता है। जैसे ही वह उसके अंदर प्रवेश करता है, मौनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सुमित उन्हें पूछता है और धीरे से उसे सांत्वना देता है, और दोनों एक दूसरे में ऐसे समाये जो अगली सुबह तक समाप्त हुआ, और वे दोनों एक दूसरे को गले लगाकर सो गए। वाह मौनी, तुमने मुझे एक अविस्मरणीय उपहार दिया है, लेकिन जब तुम उठोगी तो मेरी स्थिति क्या होगी, यह मुझे समझ नहीं आ रहा है। तुमने मुझे इतना सुंदर उपहार दिया है, अब तुम कल मेरे साथ कुछ भी करो, मैं सब सहन कर लूँगा, सुमित ने कहा और मौनी को अपनी बाहों में भरकर आराम से सो गया। मौनी भी नशे में थी और सुमित की बाहों में आराम से सो गई। अगले दिन दोपहर हो रही थी, लेकिन दोनों को होश नहीं आया। घर के सभी लोग अपने अपने काम में लग गए। वे दोनों अभी तक नहीं उठे थे। दोपहर के 12 बज रहे थे जब उसके नशे का असर कम होने लगा और सिर दर्द और शरीर में दर्द होने लगा। और मौनी ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसे बिस्तर पर कुछ अजीब लगा और उसने अपनी आंखें खोली और अपने शरीर को देखा और चौंक गई। और उसने अपनी बगल में देखा, सुमित उसी स्थिति में था और मौनी को समझ में आ गया कि क्या हुआ है। उसके शरीर से मिल रहे संकेतों से उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वह सोच रही थी कि रात में क्या हुआ था। क्या सुमित ने उसके साथ जबरदस्ती की थी या क्या? तभी सुमित ने अपनी आंखें खोली और मौनी को रोते हुए देखकर उसके आंसू पोंछते हुए पूछा, क्या हुआ? तुम क्यों रो रही हो? मौनी ने सुमित का हाथ झटक दिया और गुस्से से उसकी ओर देखा। सुमित को एहसास हुआ कि क्या हुआ है। वह धीरे से मुस्कुराया और बोला, क्या तुम गुस्से में हो? हमारी शादी को इतने दिन होने के बाद आखिरकार अब तुमने मुझ पर दया दिखाई सोना? मौनी ने पूछा। असल में क्या हुआ? तुमने मेरे साथ क्या किया? वही जो हर पति पत्नी करते हैं, हमने भी वही किया। मैंने क्या किया? यह नहीं, मैं कह रही हूँ कि तुमने मेरी मर्जी के बिना यह कैसे किया? क्या तुम्हें पसंद नहीं आया? एक बार यह वीडियो देखकर कहो। सुमित ने मौनी का मोबाइल उसके हाथ में दिया और खुद तौलिया लपेटकर फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में चला गया। सुमित चला गया क्योंकि उसे लगा कि उसकी उपस्थिति में मौनी असहज महसूस करेगी। सुमित के जाने के बाद मौनी को समझ नहीं आया कि उसने उसे मोबाइल क्यों दिया। जब उसने धीरे से मोबाइल खोला तो उसे एक वीडियो चलता हुआ दिखाई दिया। उसने बड़ी बड़ी आंखें करके देखा कि वह क्या है। जैसे जैसे मौनी वीडियो देखती गई, उसकी आंखें और बड़ी होती गई। मौनी ने जो कुछ किया था उसका हर दृश्य वहाँ दिखाई दे रहा था। शर्म से मौनी मरी जा रही थी। उसने सुमित को उकसाया और उसने चाहा, और फिर उनके मिलन के दृश्य दिखाई दिए और धुंधले हो गए, जिससे वह तनाव में आ गई। उसने मोबाइल बंद कर दिया और अपना सिर पकड़कर बैठ गई।
हे भगवान, मैंने राम जी को उकसाया और यह सब किया। मौनी, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुमने यह कैसे किया? उसने पास पड़े अपने कपड़े उठाए, जल्दी से पहने और बिस्तर पर बैठ गई। सुमित फ्रेश होकर आया और मौनी के बगल में बैठकर पूछा, क्या देखा? क्या तुमने कुछ देखा सोना? तुम जानती हो तुम बहुत अच्छी हो। मैं सोचता था कि तुम इतनी शांत हो, लेकिन तुम्हारा यह रूप देखकर मैं अब हर दिन रुक नहीं पाऊंगा। अगर तुम हर दिन मेरा साथ दोगी तो 1 साल के अंदर हमारी संतान हमारे हाथों में होगी। क्या कहती हो? सुमित ने हंसते हुए पूछा। किसी कारण से उन्हें उनके मिलन से खुशी हुई, लेकिन सुमित के सामने थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई और वह उससे कुछ कहे बिना अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में चली गई। क्या यह शर्मा रही है या महसूस कर रही है? मुझे इसकी प्रतिक्रिया समझ में नहीं आ रही है। उसने अस्त व्यस्त बिस्तर को देखा और हंसा। हालांकि उसके हाथ में थोड़ा दर्द हो रहा था, फिर भी उसने बिस्तर को साफ किया, चादर और तकिए के कवर हटा दिए और नए साफ सुथरे बिछा दिए। मौनी फ्रेश होकर आई और कमरे को साफ किया और उसे वहाँ रहने का मन नहीं हुआ, इसलिए वह हॉल में चली गई। तब तक घर में कोई हलचल नहीं थी, इसलिए वह खुद रसोई में गई और सुमित के लिए खाना बनाया और फिर सुमित के पास आई और बिना कुछ कहे चुपचाप उसे खाना खिलाने लगी। सुमित ने पूछा, मुझसे बात नहीं करोगी? ठीक है, माफ़ करना, क्या तुम्हें पसंद नहीं आया कि हमारे बीच ऐसा हुआ? सुमित ने जो भी पूछा, मौनी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने 2 निवाले खाए और कहा, ठीक है तुम खा लो, और उस कमरे से चला गया जहाँ वह पहले रहता था। सुमित के बिना खाए चले जाने से मौनी को भी दुख हुआ और वह भी बिना खाए ही शरीर में दर्द के कारण सो गई। सुमित बिस्तर पर लेट गया और सोचने लगा, यह मुझसे ऐसे क्यों बच रही है? रात तक सब ठीक था, फिर क्या हुआ? क्या मैं नशे में ही इसके करीब आया था और यह सच में मेरे करीब नहीं आना चाहती? क्या मैंने जल्दी की? हे भगवान, तुम मेरे जीवन के साथ ऐसा क्यों खेल रहे हो? तुम हर चीज़ को जटिल क्यों बना रहे हो? क्या तुम मेरे जीवन को कोई अच्छा रास्ता नहीं दिखा सकते? तुम मेरे जीवन के साथ ऐसा क्यों खेल रहे हो? वह थोड़ी देर अपने जीवन के बारे में दुखी रहा। फिर सुमित भी थक कर सो गया। शाम के समय जब सुमित को रात के खाने के लिए नीचे बुलाया गया तो मौनी उसके सामने नहीं आई। 2 दिनों तक मौनी ने सुमित से बिल्कुल भी बात नहीं की। जब सुमित उसके सामने आता तो वह बिना कुछ बोले चुप रहती। अब से मैं कोशिश करूँगी कि मैं इस चैनल पर भी रोज़ पार्ट अपलोड कर सकूँ, इसलिए आप लोग ढेर सारे कमेंट्स करके बताइए कि आज का पार्ट आप लोगों को कैसा लगा और ये कहानी कैसी लग रही है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।